Welcome dear student. This is the Pahuja Law Academy. My name is Gyanen Pandey. Today, as you know that this is the demo class on subject of CPC. CPC एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया विधि है जो सिविल मामलों के संबंध में लागू होती है। सिविल मामले वे मामले जो पद से विवाद हो या धन को लेकर विवाद हो, किसी लैंड को लेकर विवाद हो, तो उस विवाद से जो हमारे अधिकार उत्पन्न होते हैं उन अधिकारों को कैसे हम लागू कराएंगे, उन अधिकारों को कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके बारे में सीपीसी बताती है। सीपीसी भारत में पहली बार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा संहिताबद्ध की गई जो 1859 को की गई और इसमें आगे चल के संशोधन हुआ 1877 में, फिर 1882 में संशोधन हुआ और फाइनली तौर पे जो हम आज सीपीसी पढ़ते हैं वह 1908 में इनेक्ट हुआ और जो लागू हुआ 1 जनवरी 1909 को। सीपीसी को 3 भागों में बांटा गया। पहली चीज सेक्शन, ऑर्डर और रूल्स में। सेक्शन क्या करता है? सेक्शन न्यायालय को क्षेत्राधिकार देता है, सेक्शन न्यायालय के थ्रू अधिकार बताता है कि न्यायालय क्या करेगा, और उन ऑर्डर्स और रूल उसकी सहायता करते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि न्यायालय उसको कैसे लागू कराएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें, धारा 26 में यह बताया गया है कि न्यायालय में वाद पत्र के माध्यम से संसित किए जाएंगे, लेकिन वाद पत्र की अंतर्वस्तु क्या होगी, वाद पत्र उसमें किस न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसमें कब सुनवाई की जाएगी, इसके संबंध में ऑर्डर 7 बताता है। उसी प्रकार अगर हम देखें धारा 27 को, तो धारा 27 संबंध की बात करता है और यह कहता है कि वाद पत्र संसित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर न्यायालय प्रतिवादी को सम्मन करेगा। प्रतिवादी को सम्मन करना नेचुरल जस्टिस के थ्रू किया जाता है। आपने ये इस मैगजीन से अवगत होंगे, दूसरे पक्ष को सुनो, यूडी अल्ट्रम पार्टम, अर्थात जब तक हम दूसरे पक्ष को सुनेंगे नहीं तब तक हम कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। इसी के थ्रू हम प्रतिवादी को न्यायालय में बुलाने के लिए सम्मन जारी करते हैं। लेकिन सम्मन, ये तो धारा 27 में बता दिया गया, लेकिन सम्मन की अंतर्वस्तु क्या होगी, सम्मन में क्या लिखा जाएगा, प्रतिवादी को सम्मन कैसे तामील कराया जाएगा, यह जो है ऑर्डर 5 में दी गई है। तो इस तरह से हम देखें कि सेक्शन जो है एक अधिकार देता है न्यायालय को, और ऑर्डर्स और रूल उस अधिकार को कैसे प्रक्रिया बताता है, सेक्शन और रूल। और सेक्शन में चूंकि सीपीसी एक संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें समवर्ती सूची होने की वजह से उस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अतः अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूल्स में संशोधन कौन कर सकता है, तो रूल्स में संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और यहां तक कि हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो आप ये समझें कि सीपीसी में समवर्ती सूची होने की वजह से इस पे दोनों कानून बनाते हैं। अब आगे हम देखें कि सेक्शन 2(2) में डिक्री को परिभाषित किया गया। सीपीसी में कहा गया कि डिक्री दीवानी न्यायालय का एक ऐसा न्याय निर्णय है जो किसी वाद और कार्रवाई में पक्षकारों के अधिकारों को निश्चय रूप से विनिश्चित कर देती है। यानी डिक्री के माध्यम से पक्षकारों को अनुतोष प्रदान किया जाता है। और डिक्री सेक्शन 2(2) के स्पष्टीकरण में बताया कि डिक्री जो है 4 प्रकार की होगी। पहली प्रारंभिक डिक्री, दूसरी अंतिम डिक्री, अंशतः प्रारंभिक डिक्री और अंशतः अंतिम डिक्री, और एक डिक्री डिम्ड डिक्री की बात करता है। प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री होती है जो मामले को पूर्ण रूप से निपटाती नहीं है, बल्कि इसके बाद भी कुछ किया जाना शेष रह जाता है। न्यायालय कार्रवाई पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। जैसे ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 14 में बताया गया है। अगर हम देखें ऑर्डर 20 रूल 12 में तो कहा गया कि अगर कब्जे और अंतःकालीन लाभ को लेकर विवाद हो, अगर किसी प्रॉपर्टी के अंतःकालीन लाभ और कब्जे को लेकर विवाद है, तो वहां न्यायालय या तो प्रारंभिक डिक्री या पार्टली प्रारंभिक डिक्री या पार्टली फाइनल डिक्री प्रदान करेगी। उसी प्रकार अगर अंतिम डिक्री है जो न्यायालय बात को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है और इसके बाद डिक्री की अपील होगी। डिम्ड डिक्री 2(2) के ही
पर जब हम धारा पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि वो डिक्री जो वास्तव में डिक्री की तरह नहीं लगती लेकिन उसको मान लिया जाता है, जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 बात पत्र का नामंजूर किया जाना। अगर न्यायालय बात पत्र को नामंजूर कर देता है तो वह एक डिम्ड डिक्री के तौर पे काम करती है, या धारा 144 का आदेश अगर न्यायालय देती है तो आदेश डिक्री माना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डिक्री क्या है और डिक्री कितने प्रकार की होती है। उसी प्रकार अभी आपने देखा कि एक शब्द अंतःकालीन लाभ, अंतःकालीन लाभ क्या होता है, इसको 2:12 में बताया गया है। अंतःकालीन लाभ से तात्पर्य क्या है, कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो अचल संपत्ति पे सदोष कब्जाधारी कर लेता है और वह उस प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो न्यायालय उस लाभ में ब्याज जोड़ के उस वादी को जिससे कि उसने प्रॉपर्टी छीनी है उसको प्रदान करेगा। इसमें प्रतिवादी के द्वारा की गई अनुवृत्तियों के लाभ इसमें शामिल नहीं होते। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि दूसरे व्यक्ति के धन से धनी नहीं होने दिया जाएगा और जो उसका स्वामी है उसको पूर्व की स्थिति में पहुंचाना, यह अंतःकालीन लाभ का उद्देश्य है। अब अगर हम 2:14 में देखें तो आदेश को परिभाषित किया गया। आदेश क्या है, आदेश एक दीवानी न्यायालय का एक ऐसा विनिश्चय है जो डिक्री नहीं है। अर्थात आदेश डिक्री किसी बात और कार्रवाई में एक ही दी जा सकती है, लेकिन न्यायालय आदेश के माध्यम से किसी बात और कार्रवाई में अनेक आदेश दे सकता है। अर्थात न्यायालय किसी बात और कार्रवाई में कई आदेश दे सकते हैं लेकिन डिक्री एक ही देगा। प्रत्येक आदेश की अपील नहीं होती और प्रत्येक डिक्री जो समझौते पर आधारित नहीं है उसको छोड़कर बाकी सारे डिक्रियों की अपील होती है। आदेश की अपील के संबंध में बताया गया कि 104 सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में दिए गए ही आदेशों की अपील होगी, अन्यथा कोई अपील नहीं होगी। इस तरह से सेक्शन, ऑर्डर और डिक्री में क्या अंतर है आपने समझा। धन्यवाद।